जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और हमने बीएससी थर्ड ईयर बुक स्टार्ट कर रखी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। और लास्ट 2 लेक्चर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे वीडियो बनाई है, क्योंकि हम जो बुक पढ़ने वाले हैं वो सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात करें। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात हो रही है। और जो लास्ट वीडियो बनाई है वो मैंने बनाई है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। वो मैंने वीडियोज अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। जैसे एनालिटिक फंक्शन के नाम से, या होलोमॉर्फिक फंक्शन, या आप रेगुलर फंक्शन। इन नामों से आप इसे जान सकते हो। चैप्टर 3 है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन, या होलोमॉर्फिक फंक्शन, या रेगुलर फंक्शन के नाम से इसे जान सकते हैं। यह चैप्टर आपका किस यूनिवर्सिटी में, किस यूनिट में इंक्लूड है उस पर एक बार बात कर लेता हूं मैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में इस चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, और आपकी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपके है एक है सीकर यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी। और यूनिट फर्स्ट में इसे इंक्लूड किया हुआ है उदयपुर यूनिवर्सिटी, ML मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो उदयपुर है, उसमें भी इसे यूनिट नंबर फर्स्ट के रूप में इस चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है। यूनिट नंबर 3 के रूप में इस चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है, यूनिट 3 के रूप में MDS यूनिवर्सिटी, अजमेर। और एक है आपकी JNV यूनिवर्सिटी, ये है आपकी जोधपुर। यूनिट नंबर 3 में MDS यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर में, और JNV यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में, इसे यूनिट नंबर 3 में इस चैप्टर को रखा गया है। और आपके यूनिट नंबर 4 में कोटा यूनिवर्सिटी में इसे यूनिट नंबर 4 के रूप में रखा गया। ये तो इस चैप्टर की जानकारी की, इस चैप्टर को कौन सी यूनिवर्सिटी ने किस यूनिट में इसे इंक्लूड किया हुआ है। इन्होंने 5 यूनिवर्सिटी है, इन्होंने यूनिट नंबर फर्स्ट में, यूनिट नंबर 3 में इन्हें MDS में, JNV में, और यूनिट नंबर 4 में इसे कोटा में रखा गया। इस पे बात करने से पहले एक चीज जो आपकी है, इसमें एक शब्द लिख रहा है फंक्शन। ये देखो फंक्शन। इसे आपको कॉम्प्लेक्स जो एनालिटिक फंक्शन पढ़ने से पहले, एनालिटिक पे बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं फंक्शन में, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए आपको, कॉम्प्लेक्स फंक्शन से पहले आपको रियल फंक्शन समझ में आना चाहिए।
तो पहले मैं बात कर रहा हूं रियल एनालिसिस कहने को, रियल फंक्शन, वास्तविक फलन, वास्तविक फलन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जाने से पहले हम रियल फंक्शन जो होता है उस पर बात कर लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे। रियल फंक्शन में आप फंक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहली बात आ जाती है फंक्शन की। फलन किसे कहते हैं? ये एक ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स का जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, फंक्शन को। यहां पे मैं बेसिक जानकारी दूंगा फंक्शन की, लेकिन अलग से मैं इस पे फंक्शन पे वीडियोज अपलोड कर दूंगा। पूरा जो फंक्शन है उसके बारे में अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन फिलहाल यहां पे जो हमारे लिए जो काम की है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पढ़ने के लिए जो काम का फंक्शन है उसे हम रियल में भी एक बार देख लेते हैं। फंक्शन क्या है? एफ सच दैट, इस प्रकार है, आप ऐसे कह सकते हो ए टू बी में है, एफ ए टू बी में है आपका, ठीक है ना। या आप ऐसे कहिए फंक्शन एफ ए टू बी, या y बराबर एफ एक्स वास्तविक फलन कहलाता है, वास्तविक फलन कहलाता है वास्तविक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का, इस पे बात कर रहा हूं फिलहाल एफ ए टू बी में, समुच्चय ए का, ये ए और बी क्या है? सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के, समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव, यूनिक एलिमेंट, अद्वितीय अवयव से संबद्ध है, संबद्ध है। ये ऐसे कह सकते हैं एफ ए टू बी सेट टू बी ए रियल वैल्यूज फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक अवयव एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंध है, संबंध है यानी कि या ऐसे कह सकते हैं जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो अब तब जाके ये फंक्शन एफ ए से बी में क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। ये जो आपको परिभाषित है एफ ए टू बी, ये क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करें, जैसे मैंने यहां पे लिखा है एफ, इसको भी समझ लीजिए, एफ ए टू बी, ए टू बी, ए और बी क्या है? ए जो होता है यहां पे, ए जो सेट है ये कहलाता है आपका भैया डोमेन। डोमेन यहां पे मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। y बराबर एफ एक्स रियल वैल्यूज फंक्शन सेट टू बी रियल वैल्यूज फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये जो यहां पे ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये काम का, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे वहां पे ये कंडीशन नहीं मिलेगी। वहां पे जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे y बराबर एफ एक्स पे बात करें, वहां पे w बराबर एफ ऑफ जेड पे जब बात करेंगे तो वहां पे ये अद्वितीय अवयव नहीं मिलेगा। वहां पे वन या मोर देन वन से क्या होगा? एसोसिएटिव होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका काम का है कि यहां पे सेट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए? संबंध रखता हो या जुड़ा हुआ हो, तब जाके वो फंक्शन क्या कहलाएगा? रियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में हर फंक्शन को कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे दिया या कोई भी कर्व की इक्वेशन दे दी, आप उसे कह दो कि वो फंक्शन है। हर कर्व की इक्वेशन फंक्शन नहीं होगी आपकी, ठीक है। सुनो भैया, ए, ये जो सेट ए है ये क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है, प्रांत। इस फंक्शन का क्या कहलाता है? प्रांत, डोमेन कहलाता है। सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो कहलाएंगे आपके कोडोमेन, सह प्रांत। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ए में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो तो क्या कहलाएंगे? आपके डोमेन, और बी में जो एलिमेंट हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। और आगे समझने के लिए
यहां पे जो y बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है, दूसरे रूप में अगर मैं बात करूं, y बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है। x आप किसी फंक्शन में, इस फंक्शन में आप x की वैल्यू यहां पे इस स्थिति में अगर देखें तो ये x जो है, ये है आपका, ये जो है डोमेन, x की जो भी वैल्यू लोगे वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और यहां पे जो y प्राप्त होता है आपको, वो है आपकी रेंज, परिसर, और ये है आपका प्रांत। ये क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। इसको और समझने के लिए मैं आपसे बात कर लेता हूं। ये मेरे पास a एक सेट है, ये मेरे पास b सेट है। a में कुछ एलिमेंट है, a में आपके पास कुछ एलिमेंट हैं, और b में भी आपके पास एलिमेंट है। नॉन एम्प्टी सेट है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इस स्थिति में ये फंक्शन कहलाएगा और वन फंक्शन कहलाएगा, उस पर हम खास बात नहीं कर रहे। फिलहाल ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहां पे ए के एवरी एलिमेंट के लिए बी में आपको कोई ना कोई एलिमेंट से कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है, तब इस स्थिति में क्या कहलाएगा, ये आपका फंक्शन कहलाएगा। यहां पे ये जिन एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है, जिन एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है, ये कहलाएंगे आपके भैया रेंज। और ये पूरा की पूरा जो सेट है, ये मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं, ये है कोडोमेन, और ये आपका डोमेन है। अब यहां पे हर एलिमेंट के लिए साथ के साथ इस चीज को भी समझ लीजिए, जो बी में आपके इनकी जो इनके प्रतिबिंब है, ये जो आपके प्राप्त हो रहे, ये है इमेज, ठीक है, और ये आपके जो है, ये है प्री इमेज। ये प्रतिबिंब, और ये हैं आपके पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहां पे एक ही एलिमेंट दो से कनेक्ट हो, उस कंडीशन में यूनिक एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसके लिए सेट ए के एलिमेंट के लिए अगर ये एलिमेंट किन्हीं दो से एसोसिएटिव होता, उस स्थिति में सेट बी में इसके लिए यूनिक एलिमेंट नहीं मिलता। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं, यहां पे मेरे पास एक सेट ए है, ये बी सेट ले लिया, ए सेट है, ये बी सेट है। ए में कुछ एलिमेंट ले लिया आपने, ये स्थिति देखिएगा। यहां पे ये जो एलिमेंट है, इसके बी में आपको डबल इमेज मिल रही है, या ऐसे कह सकते हो किसी एक एलिमेंट के लिए अगर बी में उसकी डबल इमेज हो, उस स्थिति में वो क्या नहीं कहलाएगा, नॉट ए फंक्शन। नॉट ए फंक्शन। बट ऐसी स्थिति हो सकती है आपके सामने। एक और एग्जांपल पे मैं आपसे बात करूं, ये मेरे पास सेट ए है, ये बी है, यहां पे ये एलिमेंट है, इसके लिए यूनिक है, इसके लिए यूनिक है। इस स्थिति में अब ये जो एलिमेंट है, ये इन दो की इमेज है, लेकिन इसके लिए ये सिंगल ही है। अगर इस एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो इसके लिए ये यूनिक है, इस एलिमेंट के लिए, इसके लिए भी ये यूनिक है। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है फंक्शन में, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन एक चीज याद रहे कि यहां पे सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई एलिमेंट रह जाए। और समझने के लिए ये समझिएगा, यहां पे मेरे पास इस तरह से एलिमेंट है सेट ए में, ये सेट ए है, ये बी है, इस स्थिति ये नॉट ए फंक्शन। जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो सारी चीजें अपने आप क्लियर करी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट, वहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव,
यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव बी से एसोसिएटिव होना चाहिए। यहां पे इस एलिमेंट्स का कोई भी इमेज प्राप्त आपको नहीं हो रही, उस स्थिति में भी ये क्या नहीं कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब फंक्शन कैसे काम करता है ये भी समझिएगा। जैसे मैंने एज फॉर एग्जाम्पल ले लिया, बात कर ली y बराबर साइन एक्स की, y बराबर साइन एक्स की, यहां पे x की जो वैल्यू रखोगे, x की जो वैल्यू रखोगे, ठीक है ना, ये तो एक मशीनरी की तरह काम कर रहा है। साइन एक्स तो ऐसे समझिए ये तो एक मैजिक बॉक्स है, इसमें जैसे जैसे आप प्रोडक्ट डालोगे ये उसी हिसाब से अपने मैजिक के हिसाब से या इसका जो ऑपरेशन है, संक्रिया है, उसके हिसाब से ये रिजल्ट देगा और जो आपको आउटकम प्राप्त होंगे, यानी कि ये कह सकते हो इनपुट और आउटपुट। इनपुट जो होते हैं किसी फंक्शन में, जो इनपुट x की जो इनपुट वैल्यू करते हो वो तो क्या होते हैं, आपके डोमेन होते हैं, जो जो इनपुट कर रहे हो वो डोमेन है। और जो आउटपुट प्राप्त हो रहे हैं आपको इस ऑपरेशन के बाद, ठीक है ना, इस मैजिक बॉक्स के बाद जो आपको प्रोडक्ट निकाल के देता है, उसके बाद जो आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि y जो प्राप्त हो रहा है वो आपकी है रेंज। वो क्या है आपकी भैया, रेंज। यहां पे जैसे आपने x का मान रख दिया 0, x का मान क्या रख दिया 0, देन उस स्थिति में y बराबर क्या प्राप्त होगा आपको, y भी 0 प्राप्त होगा, साइन 0 का मान 0, तो y भी क्या 0 प्राप्त होगा। आपने x का मान रखा π/6, देन y बराबर क्या होगा, साइन π/6 का मान, y बराबर 1/2, ठीक है। अगर यहां पे बात करूं, मैंने x की वैल्यू रखी π/4, देन y बराबर क्या प्राप्त होगा भैया, y बराबर 1/√2, ठीक है। इसी तरह आपने x की वैल्यू रखी π/3, देन y बराबर क्या प्राप्त होगा, √3/2। आपने x की वैल्यू रखी 1 π/2, देन y बराबर क्या प्राप्त होगा आपको 1। तो जो वैल्यू इनपुट कर रहे हो ये सभी डोमेन के हिस्सा हैं, इसलिए आप साइन एक्स का डोमेन, अब यहां पे x की वैल्यू जो इनपुट कर रहे हो, इसलिए साइन एक्स का डोमेन r में रखते हो आप। साइन एक्स का डोमेन कहां रखते हो, r में, क्योंकि ये तो आप मैंने किस में दे रहे, ये किस में बात करें, हम डिग्री में बात कर रहे हैं, ये किस में बात कर रहे हैं, डिग्री में बात कर रहे हैं। इसी तरह रेडियन में बात करें तो रेडियन हर वैल्यू यहां पे रियल नंबर से रख रहे हो, उसके बावजूद आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, यहां पे y की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसलिए जो साइन एक्स का डोमेन होता है वो r होता है, और रेंज जो होती है यहां पे जो वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है, अभी थोड़ा आगे वैल्यू रखेंगे तो -1 से 1 के बीच में काम करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, रेंज। क्योंकि उसमें जैसे आप x की जगह कुछ भी पुट कर लीजिए, आपको y के रूप में -1 से 1 के बिटवीन ही वैल्यू प्राप्त होंगी, इसलिए इसकी रेंज क्या कहलाती है, -1 से 1, ठीक है। और डोमेन क्या कहलाता है, r कहलाता है, इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो r में से। अब जो आपको मैंने जो बात की थी कि a to b पे जो बात हुई थी आपसे, थोड़ा सा उस पर पीछे जा रहा हूं, a to b पे जो बात हुई थी, f a to b पे बात हुई थी, यहां पे a और b को सामने वाला आपको डिफाइन करेगा कि a सेट क्या है। सामने वाले ने कहा भैया n to n में, किसमें, n to n हो सकता है, w to w हो सकता है, r to r हो सकता है, ठीक है ना, रियल नंबर में बात कर रहे हैं फिलहाल, r to r हो सकता है, z to z हो सकता है, ये z मतलब i ले लेता हूं, i to i में हो सकता है। इस तरह से इनको आपको डिफाइन करेगा कि जो फंक्शन है वो किससे और किसमें परवाह है, n से n में डिफाइंड है, w से w में, r से r में, उस तरह से आपको फंक्शन को डिफाइन करेगा। इस तरह से फंक्शन आपका काम करता है, ठीक है। अब इसी चीज को आगे लेके चलें, कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें, रियल में और थोड़ा सा बात कर लेता हूं, टाइप ऑफ फंक्शन पे बात कर लेता हूं सर आपसे पहले। रियल में यहां पे मैं फंक्शन आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे जाने के लिए मैं यहां पे रियल फंक्शन के बारे में कुछ आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूं। यहां पे देखिए टाइप ऑफ फंक्शन में दो तरह के, आपने एक वर्ड देखा होगा आइलेट, मैथमेटिक्स के हर बच्चे ने इस वर्ड को सुना होगा, आइलेट। आइलेट कहां से आया, ये आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड समाकलन में आपने इस वर्ड को यूज किया है। ILATE ही क्यों यूज किया, क्या इंग्लिश वर्ड वाला में इन 5 के अलावा किसी और को यूज नहीं कर सकते थे, या कुछ और लॉजिक है इसके पीछे कि ये 5 वर्ड ही क्यों यूज किए गए हैं, ILATE ही क्यों वर्ड यूज किए गए हैं आपको,
ठीक है, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में बेसिकली 5 ही फंक्शन होते हैं, 5 ही फंक्शन। ये आइलेट कुछ नहीं है, नथिंग है, केवल 5 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो इसको यूज किया है, वो वहां पे इन 5 फंक्शनों में से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की प्राइवेसी के लिए, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चुनने के लिए आपने इस वर्ड को यूज किया आइलेट को, कि आई के लिए अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसको फर्स्ट प्राइवेसी देंगे, फिर सेकंड एल के लिए, थर्ड अलजेब्रिक के लिए। इस तरह से आपने केवल उनको फर्स्ट और सेकंड का डिसाइड करने के लिए, चुनाव करने के लिए आपने इस वर्ड को यूज किया आइलेट का। लेकिन बेसिकली आइलेट है क्या? आइलेट मैथमेटिक्स के 5 फंक्शन हैं, और बेसिकली मैथमेटिक्स में 5 ही फंक्शन होते हैं। आपका दिमाग काम कर रहा होगा, सर इनके अलावा क्या मैथमेटिक्स में फंक्शन नहीं है? फिर वो मॉडुलस ऑफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, या आपके सिग्नम फंक्शन है, वो किस हिस्से में गए? वो इसको भी 2 पार्टों में तोड़ दिया गया, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। आइलेट को मैं इधर देख रहे हो, आइलेट में एक तरफ तो रखा अलजेब्रिक को, एक तरफ तो किसको रखा? अलजेब्रिक को, और बाकी इन चारों लोगों ने समूह बना के अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। यानी कि कहने का मतलब पहला तो टाइप है आपका अलजेब्रिक, अलजेब्रिक बीजगणित, अलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय। और बाकी 4 लोगों ने मिलकर अपना एक अलग गुट बना लिया, जिसमें आपके पास ये कहलाएंगे नॉन अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक, ठीक है ना, अबीजगणितीय। इसका एक और नाम है जो कंपटीशन में यूज किया जाता है, ट्रांसडेंटल फंक्शन। थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं मिले तो वो भी इसी का नाम है। नॉन अलजेब्रिक को एक ट्रांसडेंटल नाम से भी यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। इस नॉन अलजेब्रिक में ये 4 लोग आ गए, कौन? आई, एल, टी और ई। आई बोले तो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। एल बोले तो लॉगरिथम, लॉग फंक्शन। टी बोले तो ट्रिगो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो फंक्शन। और ई बोले तो एक्सपोनेंशियल। इस तरह से इन 4 लोगों ने एक अपना अलग गुट बना लिया और इनका नाम दिया गया नॉन अलजेब्रिक या ट्रांसडेंटल फंक्शन। यहां पे मैं आपको एक एक ही, बहु एक एक ही, ठीक है ना, आच्छादक, अनाच्छादक, उन पे वन, मैनी वन, ठीक है ना, ऑन टू, इनटू, उन पे बात नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए जो काम के हैं, जब मैं फंक्शन पे पूरा लेक्चर बनाऊंगा वहां पे उन सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी। फिलहाल मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं ये चीजें जिनके लिए हमें कॉम्प्लेक्स में जिनकी नीड पड़ेगी। अलजेब्रिक फंक्शन में अलजेब्रिक को 4 और पार्टों में तोड़ दिया गया है, सब पार्टों में। अलजेब्रिक में पहला होता है आपका पॉलिनोमियल, बहुपद फलन। दूसरा होता है सेकंड है इसमें आपका रैशनल। तीसरा है भैया आपका इरेशनल। इरेशनल। और फोर्थ है इसका, फोर्थ है पीसवाइज। पीसवाइज फंक्शन। इसको इन 4 पार्टों में अलजेब्रिक के 4 और नए पार्ट मिले, ठीक है। आपको शुरुआत में लग रहा होगा यार इतने सारे लोग अपना गुट बना लिए, इसको अकेले छोड़ दिया। अकेला नहीं है भैया, ठीक है ना, ये इन सबके बराबर, इन सब पे भारी है मैथमेटिक्स की अकॉर्डिंग। इनमें भी ये जो पीसवाइज फंक्शन है, ये जो पीसवाइज फंक्शन है, इसके और नए पार्ट हैं पीसवाइज के, इस पे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जिसमें आपने पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन, मॉड ऑफ एक्स पे बात कर रहा हूं मैं, फंक्शन पूरी कंप्लीट बात नहीं, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। दूसरा देखा होगा आपने इसमें, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी कि
फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तीसरा आपका एक है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। एक और है इसका पार्ट पीसवाइज का, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। और लास्ट है इसका डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन, ये इसके पीसवाइज फंक्शन के 5 और पार्ट हैं। ठीक है, इस तरह से इन फंक्शनों को, यही फंक्शन आपने को कॉम्प्लेक्स में भी लेके जाने, ठीक है ना। अलजेब्रिक में थोड़ा इनका कम यूज करेंगे, लेकिन ये सारे फंक्शन बाकी जो है अलजेब्रिक के मोटे रूप में, ये सारे के सारे फंक्शन हम कहां पे भी यूज करेंगे, आपकी जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वहां पे भी इनको यूज करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में अब सुनिएगा सर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये क्या होते हैं। अब तक जो कहानी चल रही थी, सारी कहानी यहां तक पहुंचने के लिए चल रही थी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन के जाने के लिए हमें उन सब चीजों की जरूरत पड़ी थी, रियल फंक्शन को पढ़ने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि सेकंड ईयर में आपने रियल एनालिसिस पढ़ी होगी। ठीक है, वहां पे भी आपने सबसे पहले किसको पढ़ा होगा, फंक्शन को पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, फंक्शन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही मैथमेटिक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसे कहते हैं, W बराबर एफ ऑफ जेड सेड टू बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सम्मिश्र फलन कहलाता है, सम्मिश्र फलन कहलाता है यदि, इफ ओनली इफ या इफ, यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए, जेड कहां से, रियल फंक्शन में एक्स और वाई जो होते हैं, या एक्स जो होता है, ठीक है ना, वो जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो कहां से करता है, रियल वैल्यू लेता है। ठीक है ना, यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो जो W जो जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेगा यहां से जेड जो है। इसीलिए मैंने आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको वीडियो अपलोड किया। यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए, जेड के प्रत्येक मान के लिए W में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, 1 और मोर देन 1, एक या एक से अधिक मान प्राप्त हो, या संबंध रखता हो, वही बात है, संबद्ध हो, ठीक है ना, एसोसिएटिव हो, 1 एंड मोर देन 1। जबकि वहां पे जो बात हुई थी यूनिक, वहां पे जो बात हुई थी वो किसकी हुई थी, यूनिक की बात हुई थी। यहां कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना, एक से अधिक मान प्राप्त हो, एक से अधिक मान प्राप्त हो, तब जो आपका W बराबर एफ ऑफ जेड है वो क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। W बराबर एफ ऑफ जेड सम्मिश्र फलन कहलाता है यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए W में एक या एक से अधिक मान प्राप्त हो। अब सेम कहानी एज फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें कि जो W है, W बराबर एफ ऑफ जेड, ठीक है ना, इसके रूप में कौन कौन आ जाएंगे, एज फॉर एग्जाम्पल पे जैसे बात करें, सारे एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाएंगे। पहली बात तो जेड स्क्वायर प्लस 1 है, जेड की पावर 1/2 है, ठीक है ना, और कौन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन जेड है, कॉस जेड है, टेन जेड है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ जाएंगे। यहां पे जेड जो वैल्यू ले रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा है। सारे लॉगरिथम फंक्शन आ जाएंगे, ln जेड है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ जाएंगे, e की पावर जेड है, a की पावर जेड है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन भी, साइन इनवर्स जेड है, कॉस इनवर्स जेड है, सारे के सारे फंक्शन जैसे आपने रियल में पढ़ा था सारे के सारे यहां पे अप्लाई होंगे कॉम्प्लेक्स में। बस फर्क कितना रहेगा, वहां पे जो वैल्यू लेता था x वो रियल नंबर से लेता था, यहां पे जो जेड जो वैल्यू लेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर से लेगा। दूसरा फर्क ये है कि वहां पे आपको y में यूनिक एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटिव था, यहां पे जेड के लिए W में एक या मोर देन 1 एंड मोर देन 1, एक या एक से अधिक आपको मान प्राप्त हो सकते हैं।
W को वहां पे जैसे y बराबर एफ एक्स वहां पे रिप्रेजेंट करना आसान था, यहां पे W को अगर रिप्रेजेंट करें, W बराबर एफ ऑफ जेड लिखा मैंने, ठीक है ना, ये फॉर्म होती है u प्लस आयोटा v, किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की ये फॉर्म होती है, ये है आपकी फॉर्म, किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लिखने की फॉर्म है। एक चीज समझ लीजिएगा, जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपसे बात कर रहा था तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन था, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपके एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस एक्स और वाई में था। यहां पे ये जो हेयर वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, u और जो v है वो x और y के फंक्शन है। दोबारा से अगर इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो u x कॉमा y का फंक्शन है प्लस आयोटा v x कॉमा y। z ऑलरेडी 2D है, x और y, ठीक है ना, ये ऑलरेडी u और v में u x और y का, v भी x और y का, ये हो जाएगा 4D। क्योंकि जब हम आगे चल के मैपिंग पे जब बात करेंगे, चैप्टर में अंदर जाएंगे जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो वहां पे एक चैप्टर मैपिंग मिलेगा आपका बाइलिनियर और लीनियर मैपिंग के लिए, तो वहां पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 डायमेंशन चाहिए, क्योंकि जेड को ही रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डायमेंशन चाहिए। इसमें यहां पे u और v ऑलरेडी x और y के, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लीटली 4 डायमेंशन चाहिए, इसलिए हम जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग 2 डायमेंशन बनाते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक और डायमेंशन बनाते हैं, क्योंकि 4 डायमेंशन को इस पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये क्या है, 2 डायमेंशन है। और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं और आपसे बात करूं, एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो W बराबर जैसे मेरे पास e की पावर z है, W बराबर क्या है मेरे पास e की पावर z। ये देखिए सर, ये यहां पे जो दिख रहा है सर, क्या ये ऐसा लिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। वापस लाते हैं इस फॉर्म में कि सर ये तो हमें जो आपने फॉर्म लिखी है उस फॉर्म में तो अपने को दिख ही नहीं रहा है, तो W इसको रिप्रेजेंट आगे एक्सप्लेन करने के लिए मैं e की पावर z की जगह वैल्यू रख रहा हूं भैया x प्लस आयोटा y, और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करने के लिए e की पावर x इंटू ठीक है e की पावर आयोटा y, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आइलर से, मैंने आइलर स्टेटमेंट पढ़ाया आपको, आइलर स्टेटमेंट पढ़ाया, उसमें e की पावर आयोटा थीटा के लिए, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, e की पावर x, e की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैंने ये आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया वहां पे ये बात बताई आपको, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस थीटा, थीटा बोले तो y प्लस आयोटा साइन थीटा बोले तो y, e की पावर कॉस y प्लस आयोटा साइन y। और आगे एक्सप्लेन करें इसे तो e की पावर x का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कराया, तो e की पावर x कॉस y प्लस आयोटा e की पावर x साइन y, e की पावर x का e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x साइन y। अब देखिए सर, ये आपको u है, ये रियल पार्ट है, ये क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए ये तो क्या दिख रहा है आपको, u x y दिख रहा होगा, u फंक्शन x और y का दिख रहा है। यहां पे v जो है वो भी आपको देखिए सर, v भी x और y का फंक्शन दिख रहा है। तो ये किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है u प्लस आयोटा v के रूप में, ठीक है। ये हो गया सर आपका रियल फंक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे बात कर रहे हैं, एनालिटिक फंक्शन पे बात कर रहे हैं, विश्लेषिक फलन पे, तो वहां पे फलन के बारे में पता होना जरूरी है कि फलन क्या होता है। तो मैंने रियल में भी आपसे फंक्शन के बारे में बात की है और कॉम्प्लेक्स में भी आपसे फंक्शन के बारे में बात हो गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। कॉम्प्लेक्स में पढ़ने के लिए एक पॉइंट को और समझना पड़ेगा आपको, लिमिट, सीमा। ये सारी चीजें क्यों जरूरी हो रही है, क्योंकि जो आपने रियल में पढ़ा है, लिमिट निकाली है, ठीक है, कंटिन्यूटी पे बात की है, डिफरेंशिएशन निकाला है, डिफरेंशिएबिलिटी पे बात की है, इंटीग्रेशन पे बात की है आपने, वो सारी बातें अब कॉम्प्लेक्स पे होने वाली हैं,
ठीक है ना। आपको आगे एमएससी में भी ये बुक मिलती है कॉम्प्लेक्स की, यहां पे भी मिलती है, यहां से आपकी शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स की। कि जो चीज आपने रियल में पढ़ी है वो सारी की सारी चीजें, ठीक है ना, कुछ चीजों को छोड़ के सारी की सारी, मोस्टली वरना सारी चीजें आपको कॉम्प्लेक्स में भी देखनी पड़ेंगी। अब हम पहले लिमिट को समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी दोनों आनी चाहिए, ठीक है। लिमिट भी और डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीजें आपसे आनी चाहिए। तो पहले मैं उस पर बात कर लेता हूं रियल में जाके, ठीक है ना। बेसिकली अगर आराम से तरीके से पढ़ोगे तो बाद में पूरी बुक आसान लगने लग जाएगी, अगर बेसिक आपका मजबूत है तो। लिमिट पे बात करते हैं। लिमिट कहते हैं किसे और क्यों ज्ञात करते हैं? लिमिट फाइंड आउट करने की, किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत क्या पड़ गई? सबसे पहले इस विषय पे बात करते हैं कि लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें। काफी बार हमारे सामने इस प्रकार के फंक्शन सामने आते हैं, इस प्रकार के फंक्शन होते हैं जिनमें उस फंक्शन के किसी, उस डोमेन में, उस फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट पे, डोमेन में किसी बिंदु पर उस फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है, या फंक्शन की जो कंटिन्यूटी बनी हुई थी उसमें ब्रेक हो जाता है, नियम जो बना हुआ था उस फंक्शन का उसमें एकदम क्या आ जाता है, टकराव आ जाता है, टूट जाता है। उस स्थिति में हम उस पॉइंट पर उस फंक्शन की क्या ज्ञात करते हैं? लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अदरवाइज कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम सर कंटिन्यूअस फंक्शन की भी तो लिमिट फाइंड आउट करते हैं, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर होंगी। आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी फंक्शन में, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसकी वैल्यू ऑफ लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों की दोनों क्या रहती है? वहां पे इक्वल रहती है। तो वहां पे लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, हमें तो उन केस में निकालने की जरूरत है जहां पर वो फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। उस पॉइंट पर हम उसकी क्या करते हैं? लिमिट फाइंड आउट करते हैं। पहली बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज समझिएगा कि आप लिमिट में एक वर्ड देखते हो, लिमिटिंग केस, x टेंड्स टू ए पॉजिटिव का अर्थ, इसका क्या मतलब है? हर चीज को तरीके से चलोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिमिटिंग केस x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ठीक है ना। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर बहुत ही ज्यादा डाउन लेवल पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहा भैया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपसे मिस हो गई हैं, उन पे आपको थोड़ा सा फोकस कराने की कोशिश करूंगा। लिमिटिंग केस x टेंड्स टू ए पॉजिटिव का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपके पास ये रियल लाइन है, इस पे x बराबर a कोई पॉइंट है, x बराबर कोई a पॉइंट है। x टेंड्स टू a का मीन ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस नंबर लाइन पे x है, इस नंबर लाइन पे क्या है? x है। x a की राइट हैंड साइड से a की ओर अप्रोच कर रहा है, टेंस्ट कर रहा है। x टेंड्स टू राइट हैंड साइड ऑफ a, ठीक है ना। x जो है a की राइट हैंड साइड से a की ओर आ रहा है। बट जो काम की बात है वो ये है कि x किसी भी दिन a पर नहीं पहुंचेगा, यानी कि किसी भी दिन x की वैल्यू a नहीं होने वाली है। समझ रहे हैं? यहीं से सारा खेल बिगड़ता है बच्चे का, ठीक है ना, क्योंकि उसने जो तरीके से, जिस हिसाब से लिमिट को पढ़ा है, वो समझता है कि लिमिट लगाने का मतलब वो डायरेक्ट वैल्यू रखता आया है। उस पर भी बात करूंगा आपसे थोड़े टाइम बाद, कि फिलहाल इसको समझ लीजिए। x टेंड्स टू ए पॉजिटिव का मतलब है x a की राइट हैंड साइड से क्या कर रहा है? a की ओर आ रहा है। बट x कभी भी a के बराबर नहीं होगा, या x a पर नहीं पहुंचेगा। x a के कितने भी करीब आ सकता है, कितने भी करीब आ सकता है, लेकिन a पर किसी दिन नहीं पहुंचेगा, ये मतलब है असली। तो इसी तरह से अगर इस पे बात करूं मैं बेटा, लिमिटिंग केस x टेंड्स टू a नेगेटिव, इसका क्या मतलब है भैया? x टेंड्स टू ए नेगेटिव, x a की लेफ्ट हैंड साइड से टेंस्ट कर रहा है, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है भैया आपकी राइट हैंड साइड। x a की लेफ्ट हैंड साइड से a की ओर टेंस्ट कर रहा है, अग्रसर हो रहा है, ठीक है ना। बट फिर वही बात, x किसी भी दिन a पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। इस स्थिति में इन दोनों का मतलब है। अब दूसरा क्वेश्चन अपने सामने यह आ जाता है कि हम दो ही लिमिट क्यों ज्ञात कर रहे हैं, इन पे ही क्यों बात हो रही है सर? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पर ही क्यों बात हो रही है? क्योंकि अब ये क्वेश्चन करना जायज है आपका। हो सकता है आपने 11th क्लास में ये क्वेश्चन नहीं किया हो कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या ये एक प्रोसेसिंग का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही फाइंड आउट करते हैं? इसके पीछे लॉजिक है भैया। क्या लॉजिक है?
कि जो x ये है रियल लाइन, ये है आपकी रियल लाइन, ठीक है ना, वास्तविक रेखा है। इस वास्तविक रेखा पर इस a के पास पहुंचने के लिए, जैसे यहां पे कोई a एलिमेंट है, इस जगह पे ये रियल लाइन है, यहां पे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल है सर, आप दो ही रास्ते, ये तो अपने को भी दिख रहा है, इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए यह चीज बताना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स में किसी नंबर के पास पहुंचने के लिए, जब कॉम्प्लेक्स की लिमिट पे हम बात करेंगे, वहां पे किसी नंबर के पास जाने के लिए, आपके टेस्ट करने के लिए आपके पास इनफाइनाइट वे हैं। यहां पे ऐसी स्थिति नहीं है, यहां पे ऐसी स्थिति नहीं है कि सर यहां से भी आ जाएं, यहां से भी आ जाएं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, इस तरह से इस पे नहीं जाया जा सकता। इसीलिए रियल में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही फाइंड आउट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स में जब मैंने कहा है इनफाइनाइट वे हैं, तरीके हैं, रास्ते हैं आपके पास, तो फिर आपको यहां तो दो ही लिमिट निकालनी पड़ रही है, वहां तो इनफाइनाइट वे को निकालना पड़ेगा क्या? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा आसान होगा अभी, वहां पे कुछ फिक्स आपको वे चुने जाएंगे, रास्ते चुने जाएंगे, जिनके अकॉर्डिंग हम उनकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझना जरूरी है कि रियल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही क्यों निकालते हैं, और कॉम्प्लेक्स में ये इनफाइनाइट तरीके से, इनफाइनाइट वे जो है, रास्ते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, उस पर बात करेंगे। यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी भैया आपके। आगे बात करते हैं अपन रियल लाइन पे ही। अब आपने लिमिट देखी है, राइट हैंड लिमिट पे बात करूं, राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? राइट हैंड लिमिट एफ ऐसे लिख लीजिएगा, लिमिटिंग केस x टेंड्स टू a पॉजिटिव, राइट हैंड पे बात करें f ऑफ x, या आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो लिमिटिंग केस h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यानी कि ये है आपकी कहानी है f a प्लस 0 की। ये कहलाती है आपकी राइट हैंड लिमिट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल में। फिलहाल जो भी बातें हो रही हैं आपसे अभी रियल में हो रही हैं, मैं दोनों को पैरेलली चला रहा हूं, तो फिलहाल पहले मैं बात कर रहा हूं रियल पे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिटिंग केस x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, या लिमिटिंग केस h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब इन चीजों के बारे में भी जानकारी कर लेनी है। जहां पर जैसे x बराबर a पे बात हो रही है, तो a वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस, उस स्थिति में यहां पे जो आपको h दिखाई दे रहा है, वो क्योंकि ये सारी चीज में कंपेयर करके वो भी फॉर्मूले क्रिएट करूंगा आपको कॉम्प्लेक्स के, इनसे ही, ठीक है। तो यहां पे जो h आपको दिख रहा है वो डिफरेंस है, अंतर है, उस a के पहुंचने के पास कितना डिफरेंस है, छोटा सा बहुत मिलीनियर डिफरेंस है h के रूप में। h डिफरेंस है मतलब अंतर के रूप में है आपके में, ठीक है ना। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करें तो लिमिटिंग केस, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लिमिटिंग केस x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x बराबर लिमिटिंग केस, या इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिमिटिंग केस h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, या भैया आपका f a माइनस 0। इस तरह से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे रियल में। लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी रियल में? लिमिट इज एग्जिस्ट, ये आपको बहुत आवश्यक रहेगा, ये लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लिमिट की, ठीक है ना। यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, एनालिटिक फंक्शन में भी आपको जरूरत पड़ रही है, बाद में भी आपको जरूरत पड़ेगी इसको, ठीक है ना। सिंगुलरिटी जब पढ़ेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में जब एक चैप्टर है आपका, वो भी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4 के रूप में इंक्लूडेड जो है, वहां पे भी लिमिट की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आपको पता होना चाहिए लिमिट का क्या खेल है पीछे, ठीक है ना। लिमिट इज एग्जिस्ट इफ ओनली, केवल और यदि केवल कब? जब राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, और बराबर में कौन? फंक्शन का मान, और फाइनाइट एंड यूनिक। ये भैया आपकी काम की बात है, ठीक है, फाइनाइट एंड यूनिक, ठीक है ना। आपको फाइनाइट परिमित होनी चाहिए, परिमित रूप में प्राप्त होनी चाहिए ये वैल्यू,
ठीक है, और अद्वितीय होनी चाहिए। तब जाके किसी फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी आपकी रियल में, ठीक है ना। और एक चीज और समझ लीजिए कि लिमिट में काफी बच्चे इस तरह से कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, इससे मैं आपको थोड़ा लिमिट की डेफिनेशन पे भी थोड़ा चर्चा कर लेता हूं आपसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, सबने किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एट पॉइंट एक्स बराबर 3 पर हम इसके लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, एट ए पॉइंट एक्स बराबर 3 पर इसके लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले इसे करने से पहले यह समझ लीजिए कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। लिमिट क्या होती है, कोई y बराबर एफ एक्स इज ए रियल वैल्यू फंक्शन। आपके पास y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, फंक्शन मान लीजिए नॉर्मली y बराबर एफ एक्स क्या है, आपके पास कोई फंक्शन है और उसमें कोई उसके डोमेन में कोई पॉइंट है x बराबर a, प्रांत में कोई पॉइंट है आपके x बराबर a। क्योंकि मुझे डेफिनेशन सारी चीजें लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये तो आपको बस बेसिकली जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, है ना। क्योंकि लिमिट की जो डेफिनेशन है वो ही उसको एक्सप्लेन करती है अच्छे ढंग से। जिसको डेफिनेशन नहीं पता वो फिर लिमिट के बारे में नहीं जानता। सच्चाई यही है, आपको स्वीकार नहीं होगी लेकिन सच्चाई यही है। y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसके डोमेन में कोई पॉइंट है x बराबर a, डोमेन में कोई पॉइंट है, मान लिया x बराबर a। इस x बराबर a के स्मॉल नेबरहुड लघु प्रतिवेश में y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन है वो परिभाषित होना चाहिए। फंक्शन इज डिफाइंड इन स्मॉल नेबरहुड ऑफ एट ए पॉइंट x बराबर a। एट ए पॉइंट x बराबर a का जो स्मॉल नेबरहुड है, लघु प्रतिवेश, क्या होगा, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। नेबरहुड के बारे में भी काफी बातें होंगी, ठीक है ना। कोई फंक्शन अपने एट ए पॉइंट x बराबर a के स्मॉल नेबरहुड a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा में डिफाइंड होना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि फंक्शन x बराबर a पर परिभाषित होना आवश्यक नहीं है। फंक्शन का x बराबर a पर डिफाइंड होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है x बराबर a पर, तब भी हम उसकी क्या निकालते, लिमिट निकाल लेते, ठीक है ना। लेकिन उसके नेबरहुड में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, तब x a के राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे, ठीक है ना। x a की लेफ्ट हैंड साइड से आए या राइट हैंड साइड से आए, ये स्थिति है। ये आपका यहां पे ये फंक्शन ब्रेक हो गया है, टूट गया है, ठीक है, ये होल बन गया है। इस पॉइंट पे बात हो रही है आपसे, ये x बराबर a है, ज्योमेट्रिकली बात कर रहा हूं। आप x की लेफ्ट हैंड साइड से, x a की लेफ्ट हैंड साइड से या x a की राइट हैंड साइड से a की ओर अप्रोच करने पर फंक्शन की वैल्यू, ये जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन जो आपको दे रहा है, उस फंक्शन की वैल्यू एक फिक्स नंबर की ओर टेंड कर रही होगी, फिक्स नंबर की ओर टेंड कर रही होगी, और उस फिक्स नंबर को L कहते हैं और उसे ही क्या कहते हैं, फंक्शन की लिमिट कहते हैं। बात समझ में आ रही है, थोड़ा कम आ रही होगी कि आपके पास कोई एट ए पॉइंट x बराबर है, आप a की लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों से अप्रोच कर रहे हो, वैल्यू रखते जाओगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तब उस स्थिति में जो फंक्शन का मान है, जैसे आपने राइट साइड से वैल्यू रखी, लेफ्ट साइड से वैल्यू रखी, उन स्थितियों में जो वैल्यू आएंगी, उन वैल्यू में आपको पता चलेगा, जब लेफ्ट साइड से आप वैल्यू रख रहे हो फंक्शन में और राइट साइड से जब वैल्यू रख रहे हो फंक्शन में, तो फंक्शन का मान, चाहे आप लेफ्ट साइड से जाइए चाहे राइट साइड से जाइए, फंक्शन का मान एक फिक्स वैल्यू की ओर टेंड कर रहा होगा, और वो फिक्स वैल्यू क्या कहलाती है, आपकी लिमिट कहलाती है। इस चीज को और समझने के लिए मैं इस क्वेश्चन से बात करूं आपसे, इस क्वेश्चन को आपने सबने किया होगा। लिमिटिंग केस x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, और ये कैंसिल, ठीक है। x की जगह 3 रखा, रिजल्ट 6 आ गया, रिजल्ट क्या आ गया, 6 आ गया। यहीं से ही कहानी स्टार्ट हो गई बच्चे की, यहीं से ही उसका थॉट जो प्रोसेसिंग है वो बदल गया। उसने सोचा कि मैं x की जगह तो 3 तो रख रहा हूं, x की जगह क्या रख रहा हूं, 3 तो रख रहा हूं, और आपने ये आंसर जो है वो आपका सही माना जाता है, आंसर भी सही माना जाता है, यही आंसर दे रखा है। इस पॉइंट पे अगर मैं एक बार और बात करूं आपसे, ये जो है, आप इसमें जैसे ही फंक्शन इसमें x की जगह 3 रखा आपने, आप कैसे पता चला आपने इसे, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही,
जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। समझना सर, बहुत ही काम की बातें बता रहा हूं। ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जानता है जीरो बाई जीरो फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब अनिर्धार्य। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य रूप। या क्या, ये क्या होता है भैया आपका अनिर्धार्य रूप होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब, अनिर्धार्य का मतलब होता है जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जब आप कह रहे हो, खुद कह रहे हो कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धार्य रूप है, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो ये क्या कर रहे हो? फंक्शन का मान रख तो रहे हो तुम, निर्धारित तो कर रहे हो कि सर यही होगा, इस पॉइंट पर फंक्शन का मान यही होगा। और अगर आप इसे आरबीएससी या सीबीएसई की बुकों में इन क्वेश्चनों को देखोगे तो वहां पे भी ये बात सही मिलेगी आपको। बिल्कुल सही बात है, यही होगा और यही आंसर है। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है कि जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो फिर डिटर्मिनेट क्यों हो गया? बाद में ये आंसर आपका डिटर्मिनेट क्यों हो गया? फिक्स ही था, ऐसे थोड़े आप इसकी जगह 7, 8, 5 कुछ और आंसर रख सकते हो, नहीं रख सकते, क्योंकि इसका आंसर यही है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझो कि ये जीरो बाई जीरो जो फॉर्म आपको दिख रही है, जीरो बाई जीरो जो फॉर्म दिख रही है आपको, एक मिनट, जीरो बाई जीरो जो फॉर्म आपको दिख रही है वो वास्तव में जीरो बाई जीरो है ही नहीं। यही तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आपने x की जगह यहां पे 3 रखने, ये जीरो बाई जीरो कब बनी है? जब आपने इसमें x की जगह 3 रखा है। जबकि इसका मतलब लिमिट का मतलब, लिमिटिंग केस x टेंड्स टू 3 का मतलब कभी होता ही नहीं है कि x का मान 3 है। ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं कि x का मान 3 है। इसका मान ये जो आपने 3 रखा है, ये तो 3 रखने पर आ रहा है, यानी कि हम तो 3 को अप्रोच कर रहे हैं। वास्तव में ये जो आपको दिख रहा है जीरो बाई जीरो फॉर्म, ये ओरिजिनली मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कोई निर्धारण नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रू है कि इसका निर्धारण नहीं कर सकते आप, ये डिटर्मिनेट इसे नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट है। तो जो लिमिट में जो आप पढ़ रहे हो वो वास्तव में जीरो बाई जीरो है ही नहीं। आप x की जगह, यहां पे x की जगह 3 रख रहे हो जब आया है, लेकिन हमने क्या कहा है, लिमिटिंग केस x टेंड्स टू 3, तो x 3 की ओर अप्रोच करेगा, उस दिन x स्क्वायर माइनस 9 जीरो की ओर अप्रोच करेगा भैया, और x माइनस 3 जीरो की ओर टेंस्ट करेगा। इसका मतलब ये टेंस टू की कंडीशन में है जीरो बाई जीरो फॉर्म, और टेंस टू की कंडीशन में है, इसीलिए आप इसको फिक्स कर पा रहे हो कि इसका रिजल्ट ये आ रहा है। और ये जो तरीका आप दिखा रहे हो ये वास्तव में तरीका होता ही नहीं है लिमिट का। जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है लिमिट निकालने का, वो नहीं है ये तो एक वो नियम है कि जीरो बाई जीरो फॉर्म को हल करने के तरीकों में, टाइप्स में एक रूल आता है ऐसा कि अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है और उसके फैक्टर हो रहे हैं, जो आपको पॉलिनोमियल है, जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन के फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर पॉसिबल हैं, और फैक्टर पॉसिबल करने से नीचे वाला फैक्टर हट जाता है, तो भैया उसे फैक्टर करके हम डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जबकि ये बेसिक नियम नहीं है, ये तो टाइप से मतलब टाइप्स ऑफ हो गए इनके, जीरो बाई जीरो फॉर्म को हल करने के टाइप हैं ये। उनमें से ये पहला एक इनडिटर्मिनेट, ये आपका फैक्टर का, दूसरा रेशनलाइजेशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हो, तीसरा एक्सपेंशन के द्वारा, और चौथा डीएल हॉस्पिटल। ये 4 टाइप है जीरो बाई जीरो फॉर्म को हल करने के। सुविधा अनुसार इन टाइप्स को लाया गया, जबकि बेसिक ये नहीं है। कभी मौका मिला लिमिट पढ़ाने का तो लिमिट वहां पे बताऊंगा कि ओरिजिनलिटी क्या है इसमें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहे हैं आपको, ये ओरिजिनलिटी नहीं है, ये आपको जो लिमिट में पढ़ रहे हो ये टेंस टू की कंडीशन में पढ़ रहे हो। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स पे आते हैं सर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स की लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको मेंस पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है उसकी लिमिट पे बात करेंगे, लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वहां पे उनकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है भैया, मिलते हैं नई कहानी के साथ।